हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 कवर करेंगे, संविधान का निर्माण। ये टॉपिक है इसमें, ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था का। और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा ये देख करके। और दूसरी चीज़, ये जो सीरीज़ है पॉलिटी के क्वेश्चंस, हर एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, पीसीएस हो या फिर कोई भी हो। मैं हमेशा पीसीएस को लेकर के इसलिए ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि हमारे चैनल का जो थीम है वो पीसीएस ही है। पीसीएस आर ओ वनडे एग्जाम के लिए है ये सीरीज़। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। अगर एग्जाम में कुछ भी पूछेगा, कितना भी डीप पूछ लेगा, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये सीरीज़ बहुत बेस्ट है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हमने कवर कर लिए हैं। अभी पॉलिटी चल रहा है, इसके बाद एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर वहाँ आप नहीं जा सकते हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ से आपको इजीली सारी ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस वर्ष कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ना। करेक्ट आंसर है 1935, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1935 में कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था? सॉरी, करेक्ट आंसर है एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी मई 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा। इसी वर्ष एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा था, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और स्वराज पार्टी जो है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन, एक सेकेंड, ये शायद गलत हो गया, यहाँ पर 42 होगा। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। यस, वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, जिसका उद्देश्य संविधान निर्माण के गतिरोध को हल करना था। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? यह प्रस्ताव दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। एग्जैक्ट डेट पूछी गई है एग्जाम में और आपको पता होना चाहिए। यह 3 सदस्य थे इसमें, और जिसमें 3 सदस्य जो थे, एक तो थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके अलावा पैथिक लॉरेंस एंड ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है। सो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किसकी योजना के अंतर्गत किया गया था? ठीक है, तो इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्रिप्स मिशन टिक कर देते हैं। करेक्ट आंसर बी है, प्लीज याद रखना। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 अलग अलग संविधान सभा की मांगों को ठुकरा दिया था। अंत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी तय की गई थी? क्वेश्चन क्या है, कितनी तय की गई थी, ठीक है। अभी यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है, आगे बाकी सारी चीजें आएंगी। 389 थी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। अभी ये हुआ नहीं है, फाइनल डिसीजन नहीं है, ये ऐसा होना था। देखते हैं हुआ क्या फिर। संविधान सभा की सीटों का आवंटन किस अनुपात में किया गया था? ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद होना चाहिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट मानी गई थी। करेक्ट आंसर क्या है? सी।
बहुत इजी है। संविधान सभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, अर्थात प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट। इसमें जनसंख्या को 3 समुदायों में विभाजित किया गया था, और वो 3 समुदाय कौन से थे? मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य वर्ग था एक। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना जाना था, यानी कि क्या था उसका प्रोसेस? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाना था। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई थीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर भी दिया गया है। कौन संविधान सभा में शामिल नहीं था इनमें से? तो जो संविधान सभा में शामिल नहीं था वो महात्मा गांधी थे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। महात्मा गांधी को छोड़कर सभी प्रमुख हस्तियां संविधान सभा में शामिल थीं। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष कौन था? ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? सॉरी, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद थे। अगर पहली बैठक के बारे में पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीनों फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा में कौन संवैधानिक सलाहकार थे? संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे तथा संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 15 थी कुल संख्या महिलाओं की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू व सुचेता कृपलानी आदि प्रमुख महिलाएं थीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किसने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था? यह प्रस्ताव रखा था मौलाना अबुल कलाम ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मौलाना अबुल कलाम ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे? तो जो समिति थी संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ही समितियों के अध्यक्ष थे। यहाँ दिया गया है समितियाँ हैं संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इन तीनों के संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समिति की अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल व्हाटएवर। नेक्स्ट है इनमें से किसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी? संचालन समिति, झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति या फिर उपयुक्त सभी? तो बात हो रही है हाँ राजेंद्र प्रसाद जी की। उन्होंने उपयुक्त सभी यानी कि तीनों ही समिति का कार्यभार संभाला था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर पहले आंसर है। संचालन समिति, झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति, इन तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की कार्य संचालन समिति जो थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर के.एम. मुंशी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
यहाँ कुछ समितियां दे रखी हैं, उनके अध्यक्षों के नाम है। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति जीवी मावलंकर। ये बहुत बार पूछा गया है, जीवी मावलंकर वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। इसको पांडुलिखन समिति भी कहा जाता है। पांडुलिखन समिति के नाम से अगर क्वेश्चन आता है तो डोंट बी कंफ्यूज। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी क्योंकि इसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करना था। नेक्स्ट है प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य थे। अध्यक्ष को मिलाकर के कुल 7 मेंबर थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें पहले हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं इनके नाम के, इनमें से कौन जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, 4 नाम आ जाएंगे, उनमें से कौन नहीं था ये बताना होगा। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव, ये बी.एल. मित्र की जगह पर आए थे। टी.टी. कृष्णमाचारी जो कि डी.पी. खेतान की जगह पर आए थे। ये दोनों भी अलग अलग पूछ ले जाते हैं कि इनकी जगह किसने ली थी। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था। ये क्वेश्चन जो है इनका हुआ था बंगाल से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिसके चलते उनका पुनः निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बम्बई से हुआ था। नेक्स्ट, किसको आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर भीमराव अम्बेडकर कह सकते हो, जो भी है, आंसर सी करेक्ट है। संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता, इसके अलावा आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी 11। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान 2 साल 11 माह व 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। भारत के संविधान पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। खर्च वाला क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है तो याद रहना चाहिए। किस वर्ष संविधान को अधिनियमित किया गया था। संविधान को अधिनियमित किया गया था 1949 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूरा हुआ था। इसी दिन भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या फिर आत्मार्पित किया था। तीनों वर्ड से अगर अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये कई बार ये वर्ड्स ऐसे हैं इनमें हम कंफ्यूज होते हैं, कई अलग अलग डेट तो नहीं है इसकी। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित एक ही बात है। नेक्स्ट, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इजी, संविधान दिवस 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। नेक्स्ट, किस तिथि को संविधान पूर्ण रूपेण प्रभावी हुआ था। पूर्ण रूप से वो इफेक्ट में आया था संविधान, वो 26 जनवरी। ऑप्शन 1950 सी जो है करेक्ट है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संसद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संसद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संविधान सभा भारत की प्रथम संसद बनी थी जिसके प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ठीक है,
26 जनवरी 1950 को प्रभावी संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल थे? 26 जनवरी 1950 को प्रभावी जो संविधान इफेक्ट में आया था उसमें जो टोटल आर्टिकल थे 395 थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी संविधान में एक प्रस्तावना थी और 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर लॉर्ड विस्काउंट ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय लॉर्ड विस्काउंट ने कहा, जबकि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। दोनों के स्टेटमेंट क्या हैं वो अलग अलग याद रखने हैं। नेक्स्ट, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था आइवर जेनिंग्स ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह आइवर जेनिंग्स ने कहा था। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। यह कथन किसका है? भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। यह कथन केसी वियर का है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यह केसी वियर ने कहा है। इसके अलावा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? क्या बोल रही हूँ मैं, कोई बात नहीं, सॉरी। करेक्ट आंसर 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2020 के पीसीएस में पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। भारत राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये पूछा गया है। ये वह इसमें चक्र जो है उसमें 24 तीलियां हैं, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन ये डेट कंफ्यूज मत होना, इसमें डेट में कंफ्यूज आते हैं कई बार। और ये अनुपात वाला भी, ये 2:3 दे देगा तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को किसने तैयार किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। 24 जनवरी 1950 को निम्नलिखित में से क्या अपनाया गया था? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, ऑप्शन है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रपति या फिर उपयुक्त सभी। 24 जनवरी 1950 को ये सारी चीज़ें अपनाई गई थी, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति। इस तरीके से याद रखिए। 22 जुलाई को जो है वो आपका राष्ट्रीय ध्वज है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था ये, और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको इसी दिन अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत का राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया था? भारत का राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? सारनाथ के अशोक जो स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण हुई थी, ये भी पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? ओके, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या फिर उपयुक्त सभी। उद्देशिका मतलब प्रियम्बल। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उद्देशिका की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, उद्देशिका कहाँ से ली गई है ये चीज़ आपको बतानी है। क्वेश्चन आगे आ गया तो कोई बात नहीं है, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। किस आर्टिकल में है इसका प्रावधान, जरा बताइए तो। ये संयुक्त संसद की दोनों सदनों की जो बैठक है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है संविधान में, ये बताइए। उसकी अध्यक्षता कौन करता है ये भी बताइएगा। चलिए, उद्देशिका को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ओहो,
तो मैं हमारा पहला क्वेश्चन तो फ्लॉप हो गया, वो नहीं बताइएगा, यही बता दीजिएगा, ठीक है, कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है और उसकी किस आर्टिकल में है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तो यहाँ पर आंसर आ गया है, तो इसका तो पूछने का मतलब ही नहीं बनता था, यूएसए से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देश और यहाँ पर भारत संविधान में जो गृहीत उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, क्या है, ये सब बता रखा है। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, ये है उद्देशिका, न्यायिक पुनरीक्षण, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, ये सारी चीज़ें यूएसए से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है, एक सेकेंड क्वेश्चन है मूल कर्तव्य, हाँ ये रूस से, ऑप्शन नंबर डी, रूस से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय का प्रावधान है वो लिया गया है रूस से, दोनों चीज़ें। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से किसको लिया गया है, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली या फिर ये तीनों चीज़ें ली गई हैं कहाँ से, ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, इसके अलावा एकल नागरिकता जो कि बार बार पूछी जाती रही है और द्विसदनीय प्रणाली, ये भी हमारी ब्रिटेन से ली गई हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके अलावा कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा, और इसके अलावा विधेयक सुरक्षित रखना, इसके अलावा राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि जो गवर्नर होता है उसको ये राइट होता है कि कोई भी जो विधेयक होता है या फिर कोई भी बिल होता है तो उसको वो राष्ट्रपति के विचार हेतु रख सकता है अपने पास, ये राइट भी कनाडा से मिला हुआ है गवर्नर को। मतलब ये सारी चीज़ जो ली है हमने, मतलब कनाडा से क्या मिला हुआ है, ये हमने वहाँ से ली कनाडा के संविधान से, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके अलावा आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अलावा राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के आधार पर प्रतिनिधित्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी हमने आयरलैंड से ली है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से लिया है, ये जो चीज़ है हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये वाली प्रक्रिया भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। आपातकालीन उपबंध कहाँ से ली है, आपातकालीन उपबंध जो है हमने जर्मनी से लिए हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब सुनिए, जर्मनी से क्या लिया है आपातकालीन उपबंध, इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है, आंसर है यहाँ पर आंसर सी है। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका। सबसे बड़ा जो संविधान है आपके भारत का है, आंसर है सी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मूल रूप से इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। विश्व का प्रथम पूर्ण लिखित संविधान किस देश का था, किस देश का है, जो भी क्वेश्चन है तो वो है यूएसए का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विश्व का प्रथम पूर्ण लिखित संविधान अमेरिका का है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जबकि अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। डिफरेंस देखिए। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, एक सेकेंड, यस ये खांसी के चक्कर में मुझे बार बार पॉज करना पड़ रहा है, सॉरी। हाँ, अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो वो थे
जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में गठित किया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और इस परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा विभाग किसे सौंपा गया था? रक्षा विभाग जो है सौंपा गया था जॉन मथाई को, आंसर है सी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को मंत्रिमंडल संबंध एवं विदेशी मामले, वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया था, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा और जॉन मथाई को उद्योग के मामले सौंपे गए थे। तो इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड, मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, तो मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करती हूँ। एक सेकेंड, सही तो है, क्या गलत किया है हमने? हाँ, गलत किया है ना। देखिए, इधर रक्षा का पूछा गया है, ये गलत हो गया, ये सही है, सॉरी, डी आंसर होगा यहाँ पे, सॉरी गाइस। अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद के पास किस विभाग का दायित्व था? किस विभाग का दायित्व था? खाद्य एवं कृषि का, आंसर सी है यहाँ पे। सदस्य और विभाग दे रखे हैं, जगजीवन राम जिनके पास श्रम का था, इसके अलावा CH भाभा के पास कार्य खान एवं ऊर्जा का था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि का था, आसफ अली के पास रेलवे एवं परिवहन का था। मुझे तो ये आज तक याद नहीं हुए लिटरली, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी हो गया था। मैं कुछ चीज़ें नहीं याद होती तो उनको छोड़ ही देती हूँ, ठीक है, रट्टाफिकेशन कर लीजिएगा आप भी। मुझे नहीं लगता ये सारी कुछ टेबल होती हैं जो कितना भी कोशिश करो लो नहीं याद हो पाती हैं। नेक्स्ट, अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा एवं कला विभाग किसे सौंपा गया? किसको सौंपा गया था? सी राजगोपालाचारी को, आंसर है ए। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग, और इसके अलावा अब्दुल रब निश्तार को डाक एवं वायु, और लियाकत अली खां को वित्त। ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद है बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट है ना वो तो याद रखनी चाहिए। बहुत से नहीं पूछे जाते हैं, ये डाक एवं वायु वाला नहीं पूछा जाएगा, लियाकत अली खां वाला बहुत बार पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में राष्ट्रमंडल संबंधी एवं विदेशी मामलों का विभाग किसके पास था? ठीक है, तो ये था जवाहरलाल नेहरू के पास, आंसर है बी। यहाँ पर है सदस्य और विभाग, जवाहरलाल नेहरू के पास राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मामले, मौलाना अबुल कलाम के पास शिक्षा। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा के मामले थे। नेक्स्ट शिक्षा वाला पूछा हुआ है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसके पास था? ओके, तो ये जो श्रम विभाग था ये जगजीवन राम के पास, जब जगजीवन राम के पास था, ऊपर अभी क्लियर हो चुका है, एक्सप्लेनेशन में दे दिया था, तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सदस्य हैं जॉन मथाई जी, उनके पास रेलवे एवं परिवहन पूछा हुआ है, जगजीवन राम श्रम, और सरदार बलदेव सिंह रक्षा, यहाँ क्लियर हो गया फिर से। डॉक्टर अम्बेडकर विधि पूछा हुआ है, विधि वाला। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा विभाग दिया गया था? इनको जो विभाग दिया गया था वह स्वास्थ्य का था, आंसर है ए। अब यहाँ पर फिर से कुछ सदस्य और उनके विभाग दिए गए हैं। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य का विभाग दिया गया था, CH भाभा को वाणिज्य का, रफ़ी अहमद किदवई को संचार का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति का। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसके पास था? आ गया ना क्वेश्चन, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ जी, तो अभी करेक्ट आंसर आर के षणमुखम चेट्टी, डी जो है करेक्ट आंसर है। सदस्य और विभाग यहाँ पर VN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा, और RK षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्रालय था, मतलब वित्त विभाग था जो भी है। 55 क्वेश्चन से जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में मैंने आज जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक ही स्टूडेंट ने आंसर किया था, या तो सभी को पता नहीं है या फिर सभी ने देखा ही नहीं है वहाँ तक, एक ही दो ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो पढ़िए अच्छे से पॉलिटी को, आप जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे नोट्स हैं या फिर जो भी हैं,
क्योंकि आंसर्स कीजिए ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो, अगर आपको मालूम है तो, या फिर आप जा नहीं रहे हैं वहाँ तक जहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने वहाँ तक सुना ही नहीं है उसको, तो दोनों ही चीज़ों में आपका लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ छूटेगी नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वेल ठीक है, पीडीएफ के लिए साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आपको नीड है तो, और या फिर इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। एंड शॉर्ट नोट्स पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, किसी के लिए भी, जीएस के, अभी यूपी टेट और ये सब आ रहे हैं, इनके लिए भी जीएस के नोट्स अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो 199, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, सारे नोट्स मिल रहे हैं सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तीनों हिस्ट्री, दोनों ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, और इसके अलावा पता नहीं जो भी सब्जेक्ट्स हैं, यूपी स्पेशल वगैरह और सेंसस वगैरह सब कुछ है उसमें, करंट अफेयर्स है, हिंदी है, सारी चीज़ें हिंदी प्लस हम दे रहे हैं, हिंदी बहुत जी हमने ऐड कर दी है, पहले नहीं थी उसमें, हिंदी भी ऐड कर दी है। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।